दोस्तों, आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले यही बताना चाहूँगी कि आज की कहानी बहुत ही सेंसिटिव है और बच्चों को लेकर दिल दहला देने वाली है। कहानी को ध्यान से सुने, लेकिन उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा 10 साल से लेकर 20 साल तक की एज में है तो बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए और उसके बेस्ट फ्रेंड बनकर रहिए, ताकि बच्चा बाहर अपनी बातों को डिस्कस करने के साथ साथ वही बात उसी तरीके से वो आपसे भी डिस्कस कर सके। उसके दिल में क्या चल रहा है वो ये खुलकर बता सके। और जब भी आप अपने बच्चों की बात सुने, उसकी उम्र में जाकर सुने। इमेजिन करें कि आप अपने बच्चे की एज में हैं और उसकी बात को उसी तरीके से सुने और उसके बाद उसका समाधान भी उसकी एज को ध्यान में रखते हुए करें, क्योंकि आज की जो कहानी है दिल दहला देगी, रोंगटे खड़े कर देगी कि एक बच्चा गुमराह होकर कैसे कैसे कदम उठा सकता है। और बच्चों पर सख्ती करने से पहले ये सोच लीजिए कि बच्चों को गुमराह करने के लिए बाहर बहुत सारे लोग बैठे हैं, इसलिए आप अपने बच्चों का जितने अच्छे तरीके से ध्यान रख सकते हैं कोई और नहीं रख सकता। मेरी आपसे अपील है कि बच्चों को लेकर हमेशा सेंसिटिव रहिए। नाजुक मोड़ होता है उनका, एक ऐसे नाजुक मोड़ पर होते हैं इस उम्र में जहाँ पर उनके भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए बच्चों का ध्यान रखें, सुरक्षित रखें उनको और उनको समझें कि वो इस उम्र में क्या कर सकते हैं और वो क्या करना चाहते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करूं क्योंकि कहानी दिल दहला देने वाली है। उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें और कहानी में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि कहानी बहुत सेंसिटिव है। और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स का जवाब अगले दिन 10 से 11 बजे के बीच में शॉर्ट्स के माध्यम से दिया जाएगा। दोस्तों, आज की कहानी सुनाते हुए मेरी खुद की आवाज़ लड़खड़ा रही है, तो अगर कहीं कोई गलती हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए दोस्तों, टाइम नहीं लेते हैं और जानते हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी की असली सच्चाई। फ्रिज के अंदर की सभी ट्रे को बाहर निकालकर 8 साल के एक बच्चे की लाश को पन्नी में लपेटने के बाद उसमें ठूंसा गया था। जब पुलिस उस कमरे में पहुंची और तलाशी के दौरान फ्रिज को खोला तो आगे का मंजर दिल दहला देने वाला था। 16 साल की वो लड़की जबलपुर की रेलवे कॉलोनी में रहती थी। 20 साल का वो लड़का उसका पड़ोसी है। लड़का हिंदी में डब की गई क्राइम थ्रिलर बेस्ट साउथ इंडियन फिल्में देखने का शौकीन है। तभी 15 मार्च को अचानक वो लड़की अपने कज़िन को एक ऑडियो मैसेज भेजती है। मैसेज मिलते ही वो शख्स पुलिस को लेकर उसके घर पहुंचता है, जहां लड़की के पिता की लाश घर के किचन में एक पन्नी में लिपटी मिलती है, जबकि लड़की का 8 साल का मासूम भाई घर के फ्रिज में मुर्दा मिलता है। इसके बाद इस क्राइम सीन की जांच असली पुलिस शुरू करती है। जबलपुर के सिविल लाइन में रेलवे की मिलेनियर कॉलोनी है। उस कॉलोनी में सिर्फ रेलवे के स्टाफ ही रहते हैं, मगर अब इस कॉलोनी का क्वार्टर नंबर 364/3 चर्चाओं में है। क्वार्टर जबलपुर के DRM ऑफिस में तैनात राजकुमार विश्वकर्मा का है। राजकुमार GRM ऑफिस में अधीक्षक के पद पर तैनात थे। देश में आफ्ताब पूनावाला से फ्रिज में लाश रखने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, ये उसकी सबसे ताज़ा कहानी है। ये ऐसा पहला फ्रिज है जिसके अंदर रखी लाश की तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं। फ्रिज के अंदर की सभी ट्रे को बाहर निकालकर 8 साल के एक बच्चे की लाश को पन्नी में लपेटने के बाद उसे फ्रिज में ठूंसा गया था। जब पुलिस उस कमरे में पहुंची और फिर इस फ्रिज को खोलने के बाद लाश को बाहर निकाला। फ्रिज से कुछ कदम की दूरी पर घर का किचन है। इस किचन में एक दूसरी लाश भी पड़ी थी। लाश इस घर के मुखिया और DRF ऑफिस में अधीक्षक रेलवे कर्मचारी राजकुमार विश्वकर्मा की थी। राजकुमार की लाश किचन में फर्श पर पड़ी थी, लेकिन वो लाश भी पन्नी में लपेट कर रखी गई थी। घर के बाहर ये तमाम पुलिस वाले थे। मौके पर एम्बुलेंस बुलाई गई और फिर लाशों को एम्बुलेंस में रखकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बाप और बेटे के इस डबल मर्डर के बाद भी जबलपुर शहर की ये
5 अलग अलग सीसीटीवी कैमरों में कैद 5 तस्वीरें हैं। इन सभी तस्वीरों में एक लड़का है और एक लड़की है। फिलहाल इन डबल मर्डर के लिए उन्हीं दोनों की तलाश है। ये तलाश और इन दोनों का मिलना इस केस के लिए बेहद ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए क्योंकि इस डबल मर्डर को लेकर एक सवाल है और एक पहेली भी छुपी हुई है, और उस सवाल और पहेली का जवाब इन दोनों में से कम एक को या तो बेगुनाह साबित कर सकता है और या फिर ये साबित कर सकता है कि इस डबल मर्डर के असली कातिल यही दोनों हैं। ये तलाश और ये सवाल इसलिए सबसे ज़्यादा अहम है क्योंकि 5 अलग अलग कैमरों में जो लड़की नज़र आ रही है ये कोई और नहीं बल्कि रेलवे कॉलोनी के इस घर में जिन 2 लोगों का कत्ल हुआ है उनमें से एक की बेटी और एक की बहन है। चलिए अब सिलसिलेवार पूरी कहानी को आपके सामने रखते हैं। 15 मार्च की सुबह जबलपुर के करीब 250 किलोमीटर दूर पिपरिया में रहने वाली आरती के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज आता है, लेकिन आरती की नज़र इस ऑडियो मैसेज पर करीब 4 घंटे बाद पड़ती है। ऑडियो मैसेज में उसकी चचेरी बहन 16 साल की काव्या ने जबलपुर से भेजा था। काव्या राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी है। उसने मैसेज में कहा था कि उसके पापा और भाई को किसी ने मार डाला है और दोनों की लाशें घर में पड़ी हैं। देर से ही सही पर मैसेज पढ़ते ही आरती घबरा गई। उसने अपने पापा को इस मैसेज के बारे में बताया। इसके बाद आरती के पापा ने फ़ौरन जबलपुर में रहने वाले अपने जानकारों को इस बात की खबर दी। तब कहीं जाकर दोपहर 3 बजे के आसपास पुलिस को पहली बार इसकी जानकारी मिली। पुलिस की एक टीम अब फ़ौरन रेलवे कॉलोनी पहुंची। घर का दरवाज़ा बंद था, जबकि घर के पीछे बालकनी की तरफ का दरवाज़ा गैस कटर से कटा हुआ था। घर में दाखिल होते ही पुलिस की नज़र सबसे पहले किचन में एक पन्नी में लिपटी लाश पर पड़ी। किचन में चारों तरफ खून ही खून था। लाश की शिनाख्त राजकुमार विश्वकर्मा के तौर पर होती है। घर में विश्वकर्मा के अलावा उनकी 16 साल की बेटी काव्या और 8 साल का बेटा तनिष्क भी रहते थे। राजकुमार की पत्नी की 2023 में बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। पुलिस घर में चारों तरफ बाकी दोनों बच्चों को ढूंढती है, लेकिन कोई और नहीं मिलता। तभी एक पुलिस वाले की नज़र फ्रिज के दरवाजे पर बने हैंडल पर पड़ती है। हैंडल पर खून के छींटे थे। इसी के बाद जब पुलिस वाले ने फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो अंदर पन्नी में लिपटी एक और लाश मिलती है। ये लाश भी राजकुमार के 8 साल के बेटे तनिष्क की थी। घर में रहने वाले 3 लोगों में से 2 की लाश मिल चुकी थी, लेकिन काव्या घर में कहीं नहीं थी। घर के पीछे बालकनी का दरवाज़ा गैस कटर से कटा हुआ था, जिसे देखकर पुलिस ने अंदाज़ा लगा लिया कि कातिल इसी दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हुआ। लेकिन घर के अंदर घर की तीसरी सदस्य काव्या की ना तो लाश मिली और ना ही खुद काव्या। तो क्या कातिल काव्या को किडनैप कर अपने साथ ले गया? कहीं काव्या का भी कत्ल तो नहीं हो गया? आखिर राजकुमार विश्वकर्मा के परिवार से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? ये सवाल बार बार पुलिस को कौंध रहा था। इन्हीं सवालों के जवाब पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। राजकुमार का परिवार जिस रेलवे कॉलोनी में रहा करता था, उस कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। पुलिस ने अपनी तफ्तीश यहीं से शुरू की। तभी कैमरे में कैद एक तस्वीर पर जब पुलिस की नज़र पड़ी तो खुद पुलिस चौंक उठी। ये वही तस्वीर थी 15 मार्च की दोपहर करीब 12 बजे। इस रेलवे कॉलोनी से एक लड़का लाल रंग की स्कूटी पर बाहर निकलता है। जैसे ही वो लड़का कॉलोनी के गेट से बाहर निकलता है, तभी एक लड़की ठीक उसके पीछे पीछे पैदल बाहर निकल जाती है और उसी तरफ मुड़ती है जिस तरफ स्कूटी के साथ वो लड़का मुड़ा था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि राजकुमार की बेटी काव्या थी। दिन के उजाले में काव्या की इस तस्वीर को देखने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली कि कम से कम काव्या जिंदा तो है और किसी ने उसे किडनैप नहीं किया। लेकिन इसी तस्वीर के साथ पुलिस के मन में तमाम शक और सवाल भी कौंधने लगे। अब जबलपुर पुलिस ने तय किया कि वो कॉलोनी के बाहर शहर में अलग अलग जगह पर बाकी सीसीटीवी कैमरों को भी खंगालेगी। इसके लिए वह एक साथ पुलिस की कई टीमें बनाई गईं और जांच में जुट गई।
और थोड़ी ही देर के बाद पुलिस को पहली कामयाबी मिली। रेलवे कॉलोनी के करीब मौजूद मदन महल रेलवे स्टेशन की पार्किंग में उसी लाल रंग की स्कूटी पर वो लड़का और काव्या एक साथ नजर आए। लड़के ने स्टेशन की पार्किंग में स्कूटी पार्क कर दी। इसके बाद दोनों वहां से पैदल निकल पड़े। पार्किंग में स्कूटी पार्क करने की इस तस्वीर से पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि दोनों किसी ट्रेन से शहर छोड़कर जा रहे हैं। अब पुलिस ने मदन महल रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी तस्वीरों को खंगालना शुरू किया। वहां से भी पुलिस को तस्वीरों की शक्ल में दो सबूत मिलते हैं। दोपहर लगभग 12:59 पर काव्या और वही लड़का पहले रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल होते हैं और फिर एक दूसरे कैमरे में स्टेशन के बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस ने मिनट 2 मिनट की बात थी जब दोनों स्टेशन आए भी और फिर स्टेशन से बाहर निकल भी गए। उनके इस आने और फौरन लौट जाने से ऐसा लगता था कि मानो वो स्टेशन कोई ट्रेन पकड़ने नहीं आए थे, बस आकर लौट जाने के लिए आए थे। अब पुलिस की टीम रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाकों के कैमरों को खंगालती है। पुलिस को फिर कामयाबी मिलती है। इस बार काव्या और वो लड़का जबलपुर के ISBT पर एक कैमरे में नजर आते हैं। दोनों एक पीले रंग की बस की तरफ बढ़ते हैं और फिर बस में सवार हो जाते हैं। ये बस जबलपुर से कटनी जा रही थी। चूँकि बस कैमरे में कैद हो चुकी थी, लिहाजा अब पुलिस की एक टीम उस बस को ढूंढने में लग जाती है। बस के ड्राइवर और कंडक्टर से पता चलता है कि वो दोनों कटनी से बहुत पहले आधार ताल में ही उतर गए थे। अब पुलिस आधार ताल के बस स्टैंड में जानकारी लेती है तो पता चलता है कि दोनों आधार ताल से एक दूसरी बस में रवाना हुए और कटनी से बहुत पहले सिहोरा में उतर गए। पुलिस की टीम अब सिहोरा पहुंचती है। सिहोरा बस स्टैंड से पता चलता है कि दोनों ने वहां से एक और बस ली और फिर दोनों कटनी उतर गए। अब सवाल ये है कि जबलपुर से 90 किलोमीटर दूर कटनी जाने के लिए दोनों ने 3 बसें क्यों बदली? वो जबलपुर से सीधा पहली बस से कटनी जा सकते थे। अमूमन ऐसा लोग तभी करते हैं जब वो पुलिस को चकमा देने की कोशिश करते हैं। पर ये दोनों पुलिस को चकमा क्यों दे रहे थे? तो चलिए पूरी कहानी समझने के लिए सबसे पहले काव्या के साथ जगह जगह कैमरे में नजर आ रहे इस लड़के से आपको मिलवाते हैं। करीब 20 साल के उस लड़के का नाम मुकुल सिंह है। मुकुल सिंह इसी रेलवे कॉलोनी में रहता है और काव्या का पड़ोसी है। पिछले साल सितंबर में काव्या ने मुकुल के खिलाफ पुलिस में एक रिपोर्ट लिखाई थी। इसी के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और बाकी धाराओं में मुकुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन करीब महीने भर बाद वो जमानत पर बाहर आ गया। सितंबर में इस रिपोर्ट को लिखाने के साथ साथ काव्या के पिता राजकुमार विश्वकर्मा ने अपनी बेटी को अपने भाई के पास पिपरिया भेज दिया था। तब से काव्या वहीं रह रही थी। 10वीं की स्टूडेंट काव्या का इसी महीने बोर्ड का एग्ज़ाम था। वो एग्ज़ाम देने के लिए जबलपुर आई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस मुकुल की वजह से काव्या को जबलपुर से पिपरिया जाना पड़ा और काव्या की वजह से मुकुल को जेल जाना पड़ा, वही दोनों राजकुमार और तनिष्क के कत्ल के बाद लगातार एक साथ क्यों भाग रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब इन दोनों के मिलने के बाद ही मिलेगा। लेकिन जब तक ये दोनों नहीं मिल जाते तब तक इस कहानी के 2 पहलू सामने आते हैं। कहानी का पहला पहलू ये है कि काव्या और मुकुल एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बात काव्या के पिता राजकुमार विश्वकर्मा को पता चल गई। इसी के बाद उन्होंने काव्या के जरिए मुकुल के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, जिसके बाद मुकुल जेल चला गया और मुकुल से जुदा करने के लिए काव्या को अपने भाई के पास पिपरिया भेज दिया। अब जब बोर्ड का इम्तिहान देने काव्या वापस लौटी तो दोनों ने मिलकर राजकुमार और तनिष्क की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक घर में मिले सामान से ऐसा पता चलता है कि दोनों ने कत्ल के बाद भी कई घंटे इस घर में बिताए हैं। यहाँ तक कि दोनों लाशों की मौजूदगी में दोनों ने नाश्ता भी किया। फिर काव्या ने अपनी कज़न को ऑडियो मैसेज भी भेजा, कत्ल की खबर दी और मुकुल के साथ घर से भाग गई। लेकिन इस कहानी में एक पेंच है। अगर कत्ल में काव्या भी शामिल है और मुकुल के साथ मिलकर ही उसने अपने पिता और भाई को मारा है, तो फिर मुकुल को घर में दाखिल होने के लिए गैस कटर से पीछे का दरवाज़ा क्यों काटना पड़ा?
वो बड़ी आसानी से काव्या की मदद से बिना दरवाज़ा काटे भी घर में दाखिल हो सकता था। कहानी का दूसरा पहलू ये है कि सब कुछ अकेले मुकुल ने किया है और किसी मजबूरी के चलते काव्या ने उसका साथ दिया, यानी काव्या खुद दबाव में थी। ये एक तरह से आज़ाद होकर भी बंधक थी। लेकिन कहानी के इस दूसरे पहलू में बहुत सारे झोल हैं। पिता और भाई की हत्या हो जाए और बेटी उसी कातिल के साथ बाहर इधर उधर साफ नजर आए, ये बात गले नहीं उतरती। जबलपुर पुलिस सूत्रों के मुताबिक उन्हें भी कहानी के पहले पहलू यानी इस बात का शक है कि काव्या और मुकुल ने मिलकर ही इस दोहरे कत्ल को अंजाम दिया है। मुकुल के बारे में शुरुआती तफ्तीश में ये पता चला है कि वो हिंदी में डब्ड साउथ इंडियन क्राइम थ्रिलर मूवी देखता है, खासकर क्राइम थ्रिलर मूवी सबसे ज़्यादा देखता है। तफ्तीश के दौरान पुलिस को कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जिससे साबित होता है कि उसने ये सब कुछ किसी मूवी से ही इंस्पायर होकर किया है। मसलन कत्ल के बाद काव्या और मुकुल ने अपने अपने मोबाइल घर में ही छोड़ दिए। काव्या के पास खुद के मोबाइल की बजाय अपनी माँ का मोबाइल है। स्कूटी को लेकर जाकर रेलवे की पार्किंग में पार्क किया, फिर स्टेशन गए ताकि लगे कि वो ट्रेन से भाग गए, लेकिन फिर स्टेशन से बाहर आए और बस पकड़ी। फिर 3 अलग अलग बस बदली, यानी मोबाइल से लेकर पूरे सफ़र के दौरान दोनों ने पुलिस को ठीक उसी तरह उलझाने की कोशिश की जैसे बहुत सी साउथ की क्राइम थ्रिलर मूवीज़ में दिखाया जाता है। पुलिस की माने तो गैस कटर से घर के पीछे के दरवाजे को काटने के पीछे भी इन्हीं का यही मकसद था कि इससे ये साबित हो सके कि कातिल जबरन घर में घुसा था, कोई जानकार नहीं था। जबलपुर पुलिस के मुताबिक रेलवे कॉलोनी के एक और सीसीटीवी फुटेज में 14 और 15 मार्च की देर रात एक और तस्वीर कैद हुई है। इस तस्वीर में मुकुल राजकुमार विश्वकर्मा के घर के इर्द गिर्द चक्कर काटता हुआ नजर आ रहा है। उसके हाथ में कुछ सामान भी था जो शायद गैस कटर और पन्नियाँ थीं। ये तस्वीरें रात करीब 3 बजे की हैं। बकौल पुलिस ये दोनों कत्ल रात 3 बजे के बाद ही हुए हैं। अब इसकी सच्चाई कि पूरा कत्ल क्यों हुआ और किसने किया, ये तो दोनों के मिलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी है जिस पर हम जब सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हकीकत यही है कि बच्चों पर बारीकी से ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चे को ज़बरदस्ती ना करें, बच्चे को समझें और उसकी उम्र के हिसाब से ही फैसला लेने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चों को समझना और उनको समझाना दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। दोस्तों, मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चों के बेस्ट फ्रेंड बनकर रहिए, क्योंकि एक बार जब वो गुमराह हो जाते हैं तो उन्हें सही रास्ते पर लाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये थी एक दिल दहला देने वाली कहानी। अभी कहानी इतनी ही, बाकी जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे मैं आपको बताती रहूँगी। तो चलिए दोस्तों, क्राइम की कहानी के बारे में और आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई क्राइम की कहानी के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।